हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो एंड वेलकम टू अपना सपना जेआरएफ। अभी हमने स्टार्ट किया हुआ है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज फॉर CSIR नेट लाइफ साइंस। उसमें हमने स्टार्ट किया यूनिट नंबर 1 यानी बायोकेमिस्ट्री, और बायोकेमिस्ट्री के अंदर भी हम पढ़ रहे हैं टॉपिक रेस्पिरेशन। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो अभी तक अगर बात करें रेस्पिरेशन का, ये हमारा 9th वीडियो है और ये लास्ट भी है। ओवरव्यू की बात करें तो हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा है रेस्पिरेशन के बारे में, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या होते हैं ये हमने पढ़ लिया है। एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलिसिस हमने पढ़ लिया है, लिंक रिएक्शन हमने पढ़ लिया है, क्रेब्स साइकिल क्या होता है ये हमने पढ़ लिया है, और ETS क्या होता है ये हमने पढ़ लिया है, और ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन क्या है वो हमने पढ़ लिया है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे कि इथेनॉल फॉर्मेशन कैसे होती है और लैक्टेट फॉर्मेशन कैसे होती है। फिर हम पढ़ेंगे मेटाबॉलिक फेट ऑफ प्रोटीन एंड फैट्स, और फिर हम पढ़ेंगे RQ यानी रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट। तो आज की इस वीडियो में ये टॉपिक हम खत्म कर चुके होंगे और इसके अंदर हम 3 टॉपिक पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो वीडियो शुरू करते हैं, देखते हैं कि एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या है। देखिए, एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है। 2 टाइप की रेस्पिरेशन हम पढ़ते हैं, एनारोबिक एंड एरोबिक। एरोबिक का मतलब है कि ऐसा रेस्पिरेशन जिसमें हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी, और एनारोबिक जिसमें हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, तो देखिएगा एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या है, इज द प्रोसेस दैट अकर व्हेन सेल्स ब्रेक डाउन द शुगर टू प्रोड्यूस द एनर्जी विदाउट ऑक्सीजन। मतलब सेल क्या करता है, शुगर को ब्रेक डाउन कर देता है, एनर्जी की फॉर्मेशन करता है, लेकिन ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। दिस प्रोसेस इज ऑल्सो नोन एज फर्मेंटेशन। इस प्रोसेस को हम फर्मेंटेशन भी बोलते हैं, लेकिन फिर भी इन दोनों टर्म में डिफरेंस है। ये थोड़ा सा समझा के इस वीडियो में ही आगे मैं आपको बताने वाली हूँ कि फर्मेंटेशन में और एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है। एनारोबिक रेस्पिरेशन इज द सेकेंड चॉइस फॉर द प्रोड्यूसिंग एनर्जी बिकॉज इट प्रोड्यूस लेस एनर्जी देन द एरोबिक रेस्पिरेशन। मतलब अगर सभी सेल के पास सारी वो कंडीशन है जो एरोबिक रेस्पिरेशन में होनी चाहिए, तो वो एरोबिक रेस्पिरेशन ही करना पसंद करते हैं। सेकंड चॉइस है एनारोबिक रेस्पिरेशन। अगर कोई कंडीशन ऐसी है जो एरोबिक रेस्पिरेशन को फेवर नहीं कर रही है, तब जाकर वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, क्योंकि एनारोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी की फॉर्मेशन कम होती है एज कंपेयर टू एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, इसीलिए एनारोबिक रेस्पिरेशन इज द सेकंड चॉइस। ये सेकंड चॉइस है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। एनारोबिक रेस्पिरेशन अकर इन बोथ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। सभी में मिलती है, प्रोकैरियोट्स में भी यूकैरियोट्स में भी। ऐसा नहीं है केवल बैक्टीरिया में मिलती है, हमारे अंदर नहीं है, हमारे अंदर भी होता है और बैक्टीरिया के अंदर भी ये मिलता है। ठीक है, चलिए तो हमने देख लिया है एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या है, जिसमें ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके एनर्जी की फॉर्मेशन की जाती है, जैसे कि एरोबिक रेस्पिरेशन में। लेकिन डिफरेंस ये है कि यहाँ पर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, एरोबिक में हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। अब बात करेंगे कि एनारोबिक रेस्पिरेशन मिलता कहाँ है। प्रोकैरियोट्स में भी मिलता है, यूकैरियोट्स में भी मिलता है। प्रोकैरियोट्स में कहाँ मिलेगा, ऐसे बैक्टीरिया जो कि विदाउट ऑक्सीजन रहते हैं, विदाउट ऑक्सीजन सर्वाइव करते हैं, उन बैक्टीरिया के अंदर एनर्जी प्रोडक्शन का जो वे है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन है। यूकैरियोट्स के अंदर बात करते हैं तो ईस्ट जो है इसके अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। मतलब ईस्ट क्या है, यूकैरियोटिक सेल होता है इसके अंदर, और वो एरोबिक रेस्पिरेशन भी करता है अगर ऑक्सीजन है, और अगर ऑक्सीजन नहीं है तो वो एनारोबिक भी कर सकता है। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं बात करूं हमारे अंदर, ह्यूमन के अंदर भी एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, लेकिन कहाँ पर, जैसे कि जो मसल सेल्स होते हैं, जो मसल सेल हैं वहाँ पर जब हम एक्सरसाइज करते हैं, रनिंग करते हैं, उस दौरान ऑक्सीजन की कमी हो जाती है मसल सेल में, तो वो वहाँ पर एनर्जी लगातार फॉर्म होती रहे, इसलिए एरोबिक तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि ऑक्सीजन की कमी है, तो इसलिए वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। ठीक है, ऐसे जो हमारे ब्लड सेल हैं, हमारे जो ब्लड सेल हैं यानी कि RBC जो सेल हैं, उनमें भी एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, क्योंकि ऑक्सीजन तो वहाँ भरपूर मात्रा में है। जो रेड ब्लड सेल होते हैं उनमें ऑक्सीजन तो भरपूर मात्रा में है, लेकिन वहाँ माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, इस वजह से ये एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं करता, ये एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है। ठीक है, जैसे कि हमारे लंग सेल हैं, जैसे कि हमारे लीवर सेल हैं, ये ऐसे सेल हैं कि अगर ऑक्सीजन नहीं प्रॉपर मात्रा में आ रही है तो वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये है जहाँ जहाँ हमें मिलता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। प्रोकैरियोट्स में भी मिलता है और यूकैरियोट्स में भी मिलता है। प्रोकैरियोट्स में कुछ ऐसे बैक्टीरिया जो कि ऑक्सीजन के बिना सर्वाइव कर सकते हैं, वहाँ पर एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। यूकैरियोट में जैसे कि यीस्ट है जो कि एक फंजाई है
जो कि एक फंजाई है, यहाँ पर एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। ह्यूमंस के अंदर मसल सेल है, ब्लड सेल है, लंग सेल है, लीवर सेल है, इनके अंदर भी एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, ओके। अब यहाँ हम बात करें कि टाइप्स कितने होते हैं। ये डिपेंड करता है कि उनका एंड प्रोडक्ट क्या बनता है, जो रेस्पिरेशन हो रहा है उसका एंड प्रोडक्ट क्या बनता है, उसके बिहाफ पर जो मेन मोर कॉमन होते हैं वो दो टाइप के हैं, लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन और इथेनॉल फॉर्मेशन। हालांकि और भी फॉर्मेशन होती है, लेकिन ये दोनों मेन होते हैं जिनको हम वाइडली पढ़ते हैं कि जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है उसकी वजह से लास्ट में लैक्टिक एसिड बना है तो उसे बोलते हैं लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन रेस्पिरेशन, और जिसमें इथेनॉल बनता है उसको बोलते हैं इथेनॉल फॉर्मेशन रेस्पिरेशन। ठीक है, तो यहाँ पर एंड प्रोडक्ट जो है, यहाँ पर एंड प्रोडक्ट होता है लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड, और यहाँ पर एंड प्रोडक्ट होता है, यहाँ एंड जो प्रोडक्ट होता है रेस्पिरेशन का वो होता है इथेनॉल। तो ये है इथेनॉल फॉर्मेशन, ये है लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन। ये दोनों टाइप हो जाएंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन के। ठीक है, बैक्टीरिया सेल और जो ईस्ट सेल है दोनों में एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, लेकिन डिफरेंस क्या है देखिएगा। बैक्टीरिया सेल के अंदर क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, हम सभी जानते हैं। बैक्टीरिया का सेल जो है वो प्रोकैरियोटिक होता है, और प्रोकैरियोटिक सेल में जो है माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, लेकिन ईस्ट में तो माइटोकॉन्ड्रिया बिल्कुल है, ईस्ट में तो माइटोकॉन्ड्रिया होता ही होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ क्या है, बैक्टीरिया सेल में सबसे पहले जो ग्लूकोज होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर जो है ग्लूकोज करता है ग्लाइकोलिसिस। अगर आपको याद है तो जब हमने ग्लाइकोलिसिस पढ़ा था वहाँ मैंने तुम्हें बताया था ग्लाइकोलिसिस हर जगह मिलता है, ये एक यूनिवर्सल प्रोसेस है, चाहे वो एनारोबिक रेस्पिरेशन हो, चाहे एरोबिक रेस्पिरेशन हो, चाहे फर्मेंटेशन हो, चाहे तो वो बैक्टीरिया के अंदर हो, चाहे तो ह्यूमंस के अंदर हो, चाहे तो फंजाई के अंदर हो, किसी के भी अंदर हो, रेस्पिरेशन में फर्स्ट स्टेप दैट इज ग्लाइकोलिसिस वो कंपल्सरी होता है और यूनिवर्सल होता है। तो यहाँ पर ग्लाइकोलिसिस हुआ और उससे बन गया पायरुवेट, पायरुवेट बना है। अब ये पायरुवेट आगे जाकर कन्वर्ट होता है लैक्टिक एसिड में, लैक्टिक एसिड में, अगर ये बैक्टीरिया का सेल है तो ये है एनारोबिक रेस्पिरेशन, यहाँ ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अगर मैं ईस्ट सेल की बात करती हूँ तो यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया है, तो अगर माइटोकॉन्ड्रिया तो है ही, इसके सेल में माइटोकॉन्ड्रिया तो है ही फॉर श्योर, लेकिन अगर ऑक्सीजन है, अगर ऑक्सीजन है तो ये कर लेता है एरोबिक रेस्पिरेशन। अगर ऑक्सीजन नहीं है तो माइटोकॉन्ड्रिया हो या ना हो वो फिर भी एनारोबिक रेस्पिरेशन ही करेगा। तो यहाँ पर भी सेम प्रोसेस है, ग्लूकोज जो होता है वो पहले कन्वर्ट होगा पायरुवेट में, पहले कन्वर्ट होगा पायरुवेट में, इसे बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस, इसे बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। फिर पायरुवेट जो है, पायरुवेट जो है ये कन्वर्ट होता है इथेनॉल में, ये कन्वर्ट होता है इथेनॉल में। ठीक है, अगर ये ईस्ट का सेल है तो इथेनॉल में कन्वर्ट होगा। बैक्टीरिया के अंदर लैक्टिक एसिड बनता है, ईस्ट सेल के अंदर इथेनॉल बनता है। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे कि एनारोबिक रेस्पिरेशन और फर्मेंटेशन में क्या डिफरेंस है। कभी कभी हम इनको सेम बोल देते हैं कि फर्मेंटेशन ही एनारोबिक रेस्पिरेशन है, एनारोबिक रेस्पिरेशन ही फर्मेंटेशन है। डिफरेंस समझते हैं। अब डिफरेंस क्या है मेन देखिएगा। एनारोबिक रेस्पिरेशन का मतलब है नो ऑक्सीजन, नो ऑक्सीजन। ठीक है, और फर्मेंटेशन का मतलब भी है नो नीड ऑफ ऑक्सीजन, नो नीड ऑफ ऑक्सीजन। फिर डिफरेंस क्या है देखिएगा, डिफरेंस ये है कि एनारोबिक रेस्पिरेशन बिल्कुल एरोबिक रेस्पिरेशन जैसा ही होता है। जितने भी स्टेप हमने पढ़े हैं एरोबिक रेस्पिरेशन में इतने ही एनारोबिक रेस्पिरेशन में भी होते हैं। जैसे कि पहले ग्लाइकोलिसिस होता है, पहले ग्लाइकोलिसिस होता है, ठीक है, उसके बाद लिंक रिएक्शन होती है, उसके बाद लिंक रिएक्शन होती है, फिर TCA साइकिल होती है, और TCA साइकिल के बाद फिर होता है ETS, ETS से फिर जो ADP है वो कन्वर्ट होती है ATP में। फिर डिफरेंस कहाँ आता है, डिफरेंस यहाँ आता है। आपको अगर याद है तो ETS में हमने पढ़ा है कि जो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है वो ऑक्सीजन होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं फाइनली वो जाते हैं ऑक्सीजन के पास और वहाँ बनता है
H2O। लेकिन एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या है कि सारे स्टेप हो जाएंगे यहाँ ETS में। जो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, जो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है वो ऑक्सीजन ना होकर और कुछ भी हो सकता है, जैसे कि नाइट्रेट हो सकता है, जैसे कि नाइट्रेट हो सकता है, जैसे कि सल्फेट हो सकता है, जैसे कि नाइट्रेट हो सकता है, जैसे कि सल्फेट हो सकता है। तो वहाँ क्या होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, नो ऑक्सीजन। लेकिन ग्लाइकोलिसिस भी होता है, लिंक रिएक्शन भी होता है, TCA साइकिल भी होती है, ETS भी होता है, ATP की फॉर्मेशन भी होती है, बट वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं होकर के नाइट्रेट या सल्फेट होता है। इसे बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब फर्मेंटेशन क्या है, फर्मेंटेशन में ये कोई स्टेप नहीं होता है, बस ग्लाइकोलिसिस को छोड़कर। जो ग्लाइकोलिसिस है ये तो होगा ही फॉर श्योर, लेकिन ग्लाइकोलिसिस के बाद या तो वो लैक्टिक एसिड बना सकता है, जैसे कि हमने देखा है इन द केस ऑफ बैक्टीरिया, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, या फिर वो इथेनॉल बना सकता है, इथेनॉल में कन्वर्ट हो सकता है, जैसे कि इन ईस्ट। ठीक है, इन ईस्ट, तो वो इथेनॉल में कन्वर्ट हो जाता है, लैक्टिक एसिड बनता है बैक्टीरिया के अंदर। तो ये है फर्मेंटेशन। आई होप आप समझ गए हैं कि जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है, एनारोबिक रेस्पिरेशन में तो सारे प्रोसेस होते हैं, बट लास्ट में ऑक्सीजन नहीं होता है, उसकी जगह पर या तो नाइट्रेट या तो सल्फेट होता है। लेकिन फर्मेंटेशन में वहाँ ग्लाइकोलिसिस होकर या तो लैक्टिक एसिड बनता है या तो इथेनॉल बनता है। आई होप दिस इज क्लियर नाउ कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है। और कभी कभी हम सेम इसलिए बोल देते हैं क्योंकि इसमें भी ऑक्सीजन नहीं चाहिए, इसमें भी ऑक्सीजन नहीं चाहिए, बट फिर भी डिफरेंस होता है। ठीक है, ओके। आगे देखते हैं कि लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन कैसे होती है। इसको हम लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन भी बोल देते हैं, क्योंकि ये प्रोसेस क्या है, फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड फ्रॉम पायरुवेट इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। तो इसको लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन बोल देते हैं, और जहाँ इथेनॉल बनेगा उसको इथेनॉल फर्मेंटेशन बोल देते हैं, या फिर अल्कोहलिक फर्मेंटेशन बोल देते हैं। तो अभी हम देखने वाले हैं कि लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कैसे होती है, मतलब पायरुवेट से लैक्टिक एसिड कैसे बनता है। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। लैक्टिक एसिड कहाँ मिलता है, बैक्टीरिया के अंदर। बैक्टीरिया के अंदर बात करें तो हमारे जो मसल सेल होते हैं, हमारे जो मसल सेल होते हैं वो भी लैक्टिक एसिड ही बनाते हैं। जब हम रनिंग करते हैं तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ऑक्सीजन की कमी की वजह से एरोबिक रेस्पिरेशन तो नहीं चलता, लेकिन एटीपी की रिक्वायरमेंट तो फिर भी होती है। इसीलिए हमारे सेल के अंदर जो ग्लूकोज होता है वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देता है, ताकि थोड़ा बहुत तो एटीपी मिलता ही रहे। ठीक है, थोड़ा बहुत कितना अभी आपको बताती हूँ। सबसे पहले ये है ग्लूकोज। ग्लूकोज कन्वर्ट होता है पायरुवेट में, ग्लूकोज कन्वर्ट होता है पायरुवेट में। यहां पर 2 एटीपी हमें मिलती है, नेट 2 एटीपी मिलती है, नेट की बात कर रही हूं। वैसे 4 मिलती हैं, लेकिन 2 इस्तेमाल कर ली जाती हैं, तो हम घटा के मतलब सब फाइनल बोलते हैं कि 2 एटीपी नेट मिली हैं। और क्या होता है कि जो 2 NAD हैं, 2 NAD पॉजिटिव हैं, वो कन्वर्ट होते हैं 2 NADH में, और मिलता है पायरुवेट। ग्लूकोज 6 कार्बन का है, पायरुवेट हमें मिलते हैं 2, क्योंकि ये 3 कार्बन का एक है। पायरुवेट का फॉर्मूला आपको याद है, पायरुवेट का फॉर्मूला याद है तो लिख के देखिएगा नोटबुक में। ये होता है पायरुवेट का फॉर्मूला, ये पायरुवेट का फॉर्मूला है। ठीक है, अब ये पायरुवेट जो है साइटोप्लाज्म में ही रहता है और कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड में। लैक्टिक एसिड में ये कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड में, और यहाँ पर जो फॉर्मूला है लैक्टिक एसिड का वो है CH3COOH और H। ठीक है, यहाँ पर ये जो डबल बॉन्ड O है, जो कार्बोनिल कार्बन है, वो कन्वर्ट हो जाता है यहाँ अल्कोहल ग्रुप में। ठीक है, तो ये बना है लैक्टिक एसिड, ये है हमारा लैक्टिक एसिड। तो हम देख सकते हैं कि इस लैक्टिक एसिड को बनाने में यहाँ हमें 2 NADH की रिक्वायरमेंट होती है, और ये 2 NADH कहाँ से आते हैं, ये वाले जो NADH है वो यहाँ इस्तेमाल होते हैं, और फिर ये कन्वर्ट होते हैं NAD पॉजिटिव में, ये कन्वर्ट होता है 2 NAD पॉजिटिव में, और फिर ये NAD पॉजिटिव यहाँ इस्तेमाल किए जाते हैं।
ठीक है। तो हम देख सकते हैं ओवरऑल लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में 2 एटीपी बनी है। केवल ग्लाइकोलिसिस में लैक्टिक एसिड जब बनता है वहाँ कोई एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, कोई एटीपी नहीं बनती है, ठीक है। एक एंजाइम जो इसको काम करता है वो है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, और इसका एक कोफैक्टर होता है जिंक 2 पॉजिटिव, ये इसका कोफैक्टर है इस एंजाइम का, ठीक है। तो अभी बात ये आती है कि पूरे लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन में हमें 2 एटीपी मिलनी है जो ग्लाइकोलिसिस से मिल रही हैं। फिर आगे लैक्टिक एसिड बनाने का क्या फ़ायदा है, क्योंकि लैक्टिक एसिड बनने में तो कोई एटीपी नहीं बन रही है ना। तो फिर लैक्टिक एसिड क्यों बनाना है, तो देखिए इसका सिंपल सा रीज़न ये है कि लैक्टिक एसिड बनने के लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा 2 NADH, 2 NADH से बनेगा NAD पॉजिटिव, और फिर ये NAD पॉजिटिव यहाँ इस्तेमाल होंगे। अब देखो आप ये सोचो कि ग्लाइकोलिसिस होना है, वहाँ हमें NAD पॉजिटिव की रिक्वायरमेंट है, लेकिन NAD पॉजिटिव अगर नहीं मिलेगा तो ये प्रोसेस भी नहीं हो पाएगी, ये 2 एटीपी जो मिल रहे हैं ये भी नहीं मिल पाएंगे। तो ग्लाइकोलिसिस में इस NAD पॉजिटिव को लगातार देने के लिए यहाँ लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन की जाती है, ताकि ये NAD पॉजिटिव कंप्लीट बनते रहें, लगातार बनते रहें, ठीक है। ऐसे अगर बात करें एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है कि जो हमारे पास ग्लूकोज है वो कन्वर्ट होता है पायरुवेट में कन्वर्ट होता है। ये पायरुवेट फिर जाता है, मतलब क्रेब्स साइकिल होती है, ETS होता है फाइनली। तो ETS में क्या है कि जितने भी NADH बनते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं NAD पॉजिटिव में। अगर आपने देखा है ETS वाला लेक्चर तो आपको ये बातें समझ आ रही होंगी कि जो NADH है वो NAD पॉजिटिव में कन्वर्ट होता रहता है। अब ये NAD पॉजिटिव यहाँ जैसे ग्लाइकोलिसिस होगा तो उसमें NAD पॉजिटिव की रिक्वायरमेंट है, फिर वो कन्वर्ट होता है NADH में, ठीक है। तो यहाँ ये जो रिक्वायरमेंट है एरोबिक रेस्पिरेशन में, ये जो रिक्वायरमेंट है ये यहाँ से फुलफिल होती है, ETS से फुलफिल होती है। लेकिन जब पायरुवेट कन्वर्ट होगा लैक्टेट में तो उस दौरान ETS तो नहीं होता है, ताकि NAD पॉजिटिव जनरेट हो सके, ETS तो नहीं हुआ है। तो यहाँ इस प्रोसेस को कंटिन्यू करने के लिए लैक्टिक एसिड को बनाया जाता है, ताकि जो NADH है उनको कन्वर्ट किया जा सके NAD पॉजिटिव में, और फिर इस NAD पॉजिटिव को यहाँ यूज़ करके इस ग्लाइकोलिसिस को कंटिन्यू किया जा सके, इसलिए लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं आगे इस डायग्राम की हेल्प से। यहाँ आप देख सकते हैं ग्लूकोज है, 2 NAD पॉजिटिव से 2 NADH बनते हैं, 2 ADP से 2 ATP नेट बनता है, कन्वर्ट हो जाता है 2 पायरुवेट में। अब ये 2 पायरुवेट कन्वर्ट होते हैं 2 लैक्टेट में यानी लैक्टिक एसिड में। इस दौरान यहाँ 2 NADH की रिक्वायरमेंट होती है, वो कन्वर्ट होते हैं 2 NAD पॉजिटिव में, और फिर ये फिर से यहाँ इस्तेमाल कर लिए जाते हैं, ठीक है। ये प्रोसेस है ग्लाइकोलिसिस, ये प्रोसेस है NAD पॉजिटिव रीजनरेशन। ये क्या है, NAD पॉजिटिव रीजनरेशन है। और इस पूरी प्रोसेस को हम ग्लाइकोलिसिस ही बोलते हैं। देखो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में अगर ये क्वेश्चन आता है कि फाइनल प्रोडक्ट क्या है, ठीक है, तो यहाँ हम बोलते हैं कि लैक्टेट है, ठीक है, क्योंकि ये पूरी प्रोसेस ही ग्लाइकोलिसिस की है। यहाँ तो केवल NAD पॉजिटिव का रीजनरेशन हुआ है, यहाँ तो केवल NAD पॉजिटिव का रीजनरेशन हुआ है। अभी एक क्वेश्चन आया हुआ था 2023 में ही, लेकिन वो रेड ब्लड सेल को दिया हुआ था, मतलब रेड ब्लड सेल जो होते हैं RBC, उनके अंदर भी लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन ही होती है, लैक्टिक एसिड ही बनता है। तो वहाँ क्वेश्चन आया हुआ था कि ग्लाइकोलिसिस जो है, ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट क्या है, लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन में या फिर RBC के अंदर ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट क्या होता है। तो वहाँ पायरुवेट भी दिया हुआ था, वहाँ पर आपको लैक्टिक एसिड भी दिया हुआ था, तो इसका आंसर आना है लैक्टिक एसिड। ऐसा इसलिए क्योंकि ये पूरी प्रोसेस ही ग्लाइकोलिसिस की है। यहाँ पर अगर लैक्टिक एसिड नहीं बनेगा तो ग्लाइकोलिसिस भी कंटिन्यू नहीं हो पाएगा। तो यहाँ जब फर्मेंटेशन होता है तो फाइनल प्रोडक्ट जो बनता है उसी को ही ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट माना जाता है, क्योंकि एंड प्रोडक्ट वैसे तो पायरुवेट है, लेकिन यहाँ लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन की वजह से ये कंटिन्यू हो पा रही है। इसीलिए लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में ग्लाइकोलिसिस का जो एंड प्रोडक्ट है वो लैक्टेट होता है, ना कि पायरुवेट। लेकिन अगर हम एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो वहाँ हम पायरुवेट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, NAD पॉजिटिव का रीजनरेशन होता है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक बातें समझ आ गई हैं। अब थोड़े से क्वेश्चंस देख लेते हैं ताकि चीज़ें और क्लियर हो जाए। तो ATP सिंथेसिस इन लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, कितनी ATP बनती हैं, 2 ATP बनती हैं।
जब लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन होती है तो हमें नेट 2 एटीपी मिलती हैं। कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व होता है? लैक्टेट डीहाइड्रोजिनेज। लैक्टेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम जो है यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। एंजाइम का कोफैक्टर कौन सा है? Zn2 पॉजिटिव। Zn2 पॉजिटिव इज द कोफैक्टर फॉर दिस एंजाइम। लोकेशन क्या है? लोकेशन है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में ही ये होता है, ठीक है। प्रोडक्ट क्या बनता है? प्रोडक्ट है हमारे पास 2 लैक्टिक एसिड। 2 लैक्टिक एसिड हमें मिलते हैं, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक बातें समझ आ गई हैं कि लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन क्या है। ओके, आगे बात करते हैं कि व्हाट इज एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में एल्कोहल बनेगा, ठीक है। तो एल्कोहलिक फर्मेंटेशन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस दैट कन्वर्ट शुगर इनटू द एल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। आपने एक बात नोटिस की है कि लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन में एक भी CO2 नहीं फॉर्म हुई है, तो वो क्या है? पार्शियल ऑक्सीडेशन है। मैंने आपको समझाया है कि पार्शियल क्या होता है, इनकम्प्लीट क्या है, कंप्लीट क्या है। जिसमें कोई भी CO2 नहीं बनता है उसको हम पार्शियल ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन जो है वो पार्शियल ऑक्सीडेशन है, जहाँ पर एक भी CO2 की फॉर्मेशन नहीं होती है। जबकि एल्कोहलिक फर्मेंटेशन क्या होता है? इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है, क्योंकि यहाँ पर कुछ CO2 बनते हैं, कंप्लीट नहीं बन पाते हैं। और एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है? वो कंप्लीट ऑक्सीडेशन है, वहाँ पर जितने कार्बन है शुगर के अंदर उतने ही CO2 बनते हैं। लेकिन एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में क्या होता है कि वहाँ शुगर कन्वर्ट होती है एल्कोहल में और कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज इथेनॉल फर्मेंटेशन, क्योंकि इसमें जो एंड प्रोडक्ट है वो इथेनॉल होता है। इट इज अ 2 स्टेप पाथवे, मतलब ये जो एल्कोहलिक फर्मेंटेशन है ये 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। पहले तो क्या होता है कि पायरुवेट कन्वर्ट होता है एसिटल्डिहाइड में। कब? जब उसका डीकार्बोक्सिलेशन होगा। उसके बाद फिर ये जो मतलब पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज से। और सेकंड क्या है कि जो एसिटल्डिहाइड बना है उसका फिर रिडक्शन होता है और वो कन्वर्ट हो जाता है इथेनॉल में विद द हेल्प ऑफ एल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज, ठीक है। यहाँ 2 स्टेप होते हैं, 2 एंजाइम होते हैं। एक पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज जो पायरुवेट से CO2 को बाहर निकालेगा, और एल्कोहलिक डिहाइड्रोजिनेज जो कि एसिटल्डिहाइड से इथेनॉल बनाएगा, ठीक है। ओके, और ये होता कहाँ है? एल्कोहलिक फर्मेंटेशन कहाँ देखने को मिलती है? ईस्ट के अंदर। और कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं जो इथेनॉल बनाते हैं, सम बैक्टीरिया और ईस्ट के अंदर, ठीक है। प्रोसेस देख लेते हैं। मेरे पास ये है पायरुवेट, ये है मेरे पास पायरुवेट। पायरुवेट में क्या है कि 3 अच्छा एक मिनट रुकिएगा, स्टार्टिंग से दिखा देती हूँ। सबसे पहले है ग्लूकोज। ग्लूकोज कन्वर्ट होता है पायरुवेट में। ग्लूकोज कन्वर्ट होता है पायरुवेट में विद द हेल्प ऑफ प्रोसेस कॉल्ड ग्लाइकोलिसिस, जिसमें जो 2 NAD हैं वो कन्वर्ट होते हैं 2 NADH में, और यहाँ 2 ATP हमें नेट मिलती हैं। अब ये जो पायरुवेट है पहले होता है इसका डीकार्बोक्सिलेशन, मतलब CO2 का रिमूवल। स्ट्रक्चर अभी हमने देखी थी, CH3 C डबल बॉन्ड O COOH, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो पायरुवेट है ये 3 कार्बन का होता है, एक पायरुवेट 3 कार्बन का होता है। यहाँ है डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन मतलब रिमूवल ऑफ CO2। कौन कराएगा? इसे करवाएगा पायरुवेट। पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज। पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज इसको करवाता है। पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज को एक कोफैक्टर की रिक्वायरमेंट होती है जिसको बोलते हैं TPP। हालांकि ये को एंजाइम है क्योंकि एक विटामिन से बनता है TPP, थायमिन पायरोफॉस्फेट। ये CO2 को यहाँ से रिमूव करवाने में हेल्प करता है, तो ये बन जाता है एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड बन जाता है। इसमें होता क्या है कि यहाँ पर ये जो COO मतलब CO2 है ये रिमूव हो जाता है, तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसी मिलती है, CH3 C डबल बॉन्ड O और H। ये जो ग्रुप है इसको बोलते हैं एल्डिहाइड ग्रुप, तो ये एसिटल्डिहाइड बन जाएगा, ठीक है। और ये होगा 2 कार्बन का, 1 और 2, क्योंकि एक कार्बन रिमूव हो गया है तो ये 2 कार्बन से बना होता है, ठीक है। अब एसिटल्डिहाइड कन्वर्ट होता है इथेनॉल में, यानी CH3 CH2OH, ये कन्वर्ट हो गया इथेनॉल में। ये है इथेनॉल, और यहाँ पर जो एंजाइम यूज होता है वो है एल्कोहलिक डिहाइड्रोजिनेज।
अल्कोहलिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की यहाँ हमें रिक्वायरमेंट होती है। इसको भी कोफैक्टर की रिक्वायरमेंट है, दैट इज Zn2 पॉजिटिव। ठीक है, तो ये बन जाता है फाइनली इथेनॉल। आई होप यहाँ तक चीज़ें समझ आ गई हैं। जैसे आप देख भी सकते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में क्या होता है कि ग्लूकोज जो है हमारे पास, ग्लूकोज सबसे पहले कन्वर्ट होता है 2 पायरुवेट में, NAD पॉजिटिव कन्वर्ट होता है 2 NADH में, 2 ADP कन्वर्ट होते हैं 2 ATP में। इसके बाद ये जो पायरुवेट है, ये पायरुवेट फिर कन्वर्ट होता है 2 एसिटल्डिहाइड में। ये पायरुवेट जो है ये कन्वर्ट होता है एसिटल्डिहाइड में। एसिटल्डिहाइड जब बनता है तो यहाँ पर 2 CO2 निकलते हैं, क्योंकि 2 पायरुवेट है तो 2 CO2 निकलेंगे। फिर जब ये एसिटल्डिहाइड कन्वर्ट होता है इथेनॉल में तो वहाँ हमें 2 NADH की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि हमने देखा है कि यहाँ पर ये जो NADH बने हैं 2 NADH, उनको यहाँ इस्तेमाल किया जाता है यहाँ पर। और फिर जब ये कन्वर्ट होता है NAD पॉजिटिव में तो फिर इस NAD पॉजिटिव को यहाँ यूज़ किया जाता है। ठीक है, सेम यहाँ पर भी ये लॉजिक है कि 2 ATP तो मिलनी है, वो तो हमें ग्लाइकोलिसिस से मिल गई हैं, तो फिर ये सब कुछ करने की क्या ज़रूरत है? ये करने की ज़रूरत ये है कि इसी से ही हमें NAD पॉजिटिव मिलता है। ठीक है, तो फाइनली हमें 2 NADH देकर मिला है 2 NAD पॉजिटिव, और ये 2 NAD पॉजिटिव फिर से यहाँ इस्तेमाल किए जाएंगे। हमें मिल गए हैं 2 इथेनॉल। अगेन ये है यहाँ तक ग्लाइकोलिसिस और ये है NAD पॉजिटिव का रीजनरेशन, ताकि ग्लाइकोलिसिस कंटिन्यू किया जा सके। अगेन यहाँ भी अगर क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस इन अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, इज द इथेनॉल। ठीक है, यहाँ भी हम पायरुवेट की बात नहीं करेंगे, जैसे कि लैक्टिक एसिड में भी किया है। वहाँ लैक्टिक एसिड में लैक्टेट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस, यहाँ पर इथेनॉल इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस इन अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। ओके, चलिए तो हमने ये भी पढ़ लिया है। इसके भी रिगार्ड में कुछ क्वेश्चंस को सोल्व कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि हमारा ये टॉपिक हुआ या नहीं। तो ATP सिंथेसिस इन अल्कोहलिक फर्मेंटेशन इज अगेन 2 ATP है। ठीक है, एंजाइम कौन कौन से इन्वॉल्व हुए हैं? 2 एंजाइम इन्वॉल्व हुए हैं। एक था पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज, एंड द सेकेंड इज अल्कोहलिक डिहाइड्रोजिनेज। ये 2 एंजाइम। ठीक है, एंजाइम का कोई एंजाइम कौन सा है? पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज का TPP, थायमिन पायरोफोस्फेट। अल्कोहलिक डिहाइड्रोजिनेज का Zn2 पॉजिटिव। लोकेशन क्या है? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में होता है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। प्रोडक्ट क्या मिलता है हमें? 2 मॉलिक्यूल ऑफ इथेनॉल। CO2 पर ग्लूकोज, मतलब एक ग्लूकोज से कितने CO2 मिलते हैं? 2, क्योंकि एक ग्लूकोज से हमें 2 पायरुवेट मिलेंगे, 2 पायरुवेट से 2 CO2, और अगर पूछते हैं CO2 पर पायरुवेट तो वो 1 हो जाएगा, 1 CO2। आई होप यहाँ तक चीज़ें समझ आ गई हैं। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं। पास्चर इफेक्ट हम पढ़ते हैं इसके अंदर, एनारोबिक रेस्पिरेशन में पास्चर इफेक्ट हम पढ़ते हैं। इसका मतलब क्या है? तो देखिएगा, द पास्चर इफेक्ट इज एन इनहिबिटिंग इफेक्ट ऑफ ऑक्सीजन ऑन द फर्मेंटेशन प्रोसेस। मानो किसी सेल के अंदर फर्मेंटेशन चल रहा है। फर्मेंटेशन होता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, लेकिन अगर आप उस सेल को ऑक्सीजन दे देते हैं तो वहाँ पर फर्मेंटेशन का जो रेट है वो डिक्रीज हो जाता है। इसे बोलते हैं पास्चर इफेक्ट। तो बिल्कुल कॉमन सी बात है, ऐसा तो होगा ही कि फर्मेंटेशन में ऑक्सीजन नहीं चाहिए, अगर आप उसको ऑक्सीजन देंगे तो फर्मेंटेशन का जो रेट है वो ड्रॉप हो जाएगा, मतलब फर्मेंटेशन नहीं होगा। इसी को बोलते हैं पास्चर इफेक्ट। बोलता है कि ऑक्सीजन का जो इनहिबिटिंग इफेक्ट है फर्मेंटेशन पर, दिस इज कॉल्ड पास्चर इफेक्ट। तो O2 अगर प्रेजेंट है, O2 अगर एब्सेंट है, तो अगर O2 प्रेजेंट है तो वहाँ पर देखिएगा, अगर आसपास ग्लूकोज जो होती है, आसपास जो ग्लूकोज है उसको, मानो कोई भी ये सेल है, जैसे ईस्ट का सेल लगा लेते हैं, ये ईस्ट का सेल है और ये तो है ईस्ट का सेल इन द ऑक्सीजन, और ये है ईस्ट सेल इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो डिफरेंस क्या होगा? ग्लूकोज है बाहर, इसने एक ग्लूकोज लिया, इस ग्लूकोज से ग्लाइकोलिसिस हुआ, ठीक है, लिंक रिएक्शन हुआ, TCA साइकिल हुई, फिर ETS हुआ, और ETS से फिर मतलब जब ADP से ATP बना, ADP से ATP बना। तो हमने पढ़ा भी है कितने
कितने एटीपी बनते हैं? लगभग 32 एटीपी बनते हैं। 30 से 32 एटीपी बनते हैं एक ग्लूकोज से। समझो, एक ग्लूकोज से हमें 32 एटीपी मिल गए हैं। लेकिन अगर ईस्ट सेल को मैं O2 के एब्सेंट में रखती हूँ तो क्या होगा? ग्लूकोज जो है, यहाँ पर जितना भी ग्लूकोज है ये अंदर लेगा ग्लूकोज को, ग्लूकोज का ग्लाइकोलिसिस होगा। ग्लाइकोलिसिस के बाद फिर फाइनली अगर ईस्ट का सेल है तो हमें इथेनॉल मिलेगा, इथेनॉल, और उससे 2 एटीपी मिलेंगी, 2 एटीपी मिलेंगी। लेकिन सेल का काम तो लगातार चल रहा है, उसको एटीपी की रिक्वायरमेंट तो हमेशा रहेगी। तो यहाँ पर एक ग्लूकोज से इसको 32 एटीपी मिल रहे हैं, यहाँ पर एक ग्लूकोज से 2 एटीपी मिल रहे हैं। तो होता क्या है कि जब वो O2 की प्रेजेंस में होता है तो एरोबिक रेस्पिरेशन करेगा, फर्मेंटेशन नहीं करेगा। तो जब O2 प्रेजेंट होती है तो फर्मेंटेशन जो है इसका रेट कम हो जाएगा, फर्मेंटेशन का रेट कम हो जाएगा और इनटेक ऑफ ग्लूकोज ये बढ़ जाएगा, नहीं ये भी घट जाएगा, क्योंकि इसको एक ग्लूकोज से एक एटीपी, मतलब एक ग्लूकोज से इसको 32 एटीपी मिल रहे हैं, तो वो कम ही ग्लूकोज लेगा, क्योंकि इसको 32 एटीपी एक से मिल गए हैं, तो वो अपना काम करेगा, फिर कम लेगा ग्लूकोज। तो इनटेक ऑफ ग्लूकोज यहाँ कम होता है, फर्मेंटेशन भी कम होता है। लेकिन अगर ऑक्सीजन नहीं है तो फर्मेंटेशन जो है इसका रेट हाई रहेगा, फर्मेंटेशन ज़्यादा होगा, और फर्मेंटेशन अगर ज़्यादा होगा तो वहाँ पर ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होगी। इसलिए क्योंकि यहाँ ग्लूकोज से इसको केवल 2 ही एटीपी मिल रहे हैं, तो उसको ज़्यादा ग्लूकोज लेना पड़ेगा। कितना लेना पड़ेगा? आप देखो, एक से मिल रहे हैं 32 और यहाँ एक से मिल रहे हैं 2, तो इस कमी को फुलफिल करने के लिए इसको 16 दूनी 32, 16 ऑक्सीजन लेने पड़ेंगे, ग्लूकोज लेना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं, मतलब जो काम यहाँ पर एक ग्लूकोज कर रहा है, जो काम यहाँ पर जब ऑक्सीजन है एक ग्लूकोज कर रहा है, वही काम यहाँ पर 16 ग्लूकोज में होता है। तो जब ऑक्सीजन नहीं होगा, फर्मेंटेशन का रेट हाई होगा और ग्लूकोज का इंटेक हाई होगा। लेकिन जब ऑक्सीजन होता है तो फर्मेंटेशन का रेट डाउन होगा और इंटेक ऑफ ग्लूकोज भी डाउन होता है। तो ये डिफरेंस बताया है, पास्चर इफेक्ट में बताया गया है कि जब O2 प्रेजेंट होता है तो फर्मेंटेशन का रेट बिल्कुल कम हो जाता है, मतलब ऑक्सीजन का नेगेटिव इफेक्ट है फर्मेंटेशन पर, साथ साथ ग्लूकोज का जो इंटेक है वो भी कम हो जाता है। लेकिन जैसे ही O2 प्रेजेंट हो, मतलब O2 नहीं होती है, तो फर्मेंटेशन का रेट हाई रहता है और इंटेक ऑफ ग्लूकोज भी हाई देखने को मिलता है। आई होप यहाँ तक चीज़ें समझ आ गई हैं। तो क्या बोलते हैं कि द ईस्ट कंज्यूम मोर ग्लूकोज व्हेन ग्रोइंग एनारोबिकली देन एरोबिकली, दिस इफेक्ट कॉल्ड पास्चर इफेक्ट। पास्चर इफेक्ट में 2 बातें बताई गई हैं, एक तो ऑक्सीजन का नेगेटिव इफेक्ट होता है फर्मेंटेशन पर, फर्मेंटेशन डाउन हो जाता है, कम हो जाता है। साथ साथ हम जब ईस्ट सेल को एनारोबिकली ग्रो करते हैं, ईस्ट सेल को जब हम एनारोबिकली ग्रो करते हैं, एनारोबिकली हम इसको जब ग्रो करते हैं तो वहाँ ग्लूकोज का जो इंटेक है वो ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, आई होप यहाँ तक चीज़ें समझ आ गई हैं। दिस इज कॉल्ड पास्चर इफेक्ट। अब बारी आती है कि व्हाट इज वर्बर इफेक्ट। वर्बर इफेक्ट भी हमने, अगर आपने मेरी कैंसर बायोलॉजी वाली वीडियोस देखी हैं वहाँ पर बताया है मैंने वर्बर इफेक्ट क्या होता है। देखिए यहाँ बता देती हूँ, ये एक सेल है और इस सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी है, इस सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी है और इस सेल के अंदर ऑक्सीजन भी है। तो बताइए ये सेल क्या करेगा? ऑब्वियसली ये एरोबिक रेस्पिरेशन करेगा, क्योंकि एरोबिक रेस्पिरेशन इज द फर्स्ट चॉइस एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन इज द सेकंड चॉइस। तो अगर कोई ऐसा सेल है जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी आराम से बिल्कुल फुल्ली एक्टिव है और ऑक्सीजन भी है, तो ये सेल जो है ये क्या करेगा? एरोबिक रेस्पिरेशन करेगा। मतलब यहाँ ग्लाइकोलिसिस होगा, इसके बाद जो पायरुवेट बनता है वो पायरुवेट यहाँ जाकर लिंक रिएक्शन करेगा, TCA साइकिल होगी, ETC चलेगा और साथ में ATP की फॉर्मेशन होगी, ये सब होता है। लेकिन वर्बर इफेक्ट क्या कहता है कि अगर सारी कंडीशन फुलफिल हैं, मतलब ऑक्सीजन भी है, माइटोकॉन्ड्रिया भी है, लेकिन इसके बाद भी अगर कोई सेल एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है, यानी कि लैक्टिक एसिड बनाता है या फिर ग्लाइकोलिसिस करता है, तो उसे बोलते हैं वर्बर इफेक्ट। और ये देखने को मिलता है कैंसर सेल के अंदर। कैंसर सेल क्या करते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं करते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, मतलब वो लगातार ग्लाइकोलिसिस करते रहते हैं। हालांकि उनके पास ऑक्सीजन भी होता है, उनके पास ये
यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, लेकिन फिर भी वो ग्लाइकोलिसिस कर रहे होते हैं। इसे बोलते हैं वर्बर इफेक्ट, इसे बोलते हैं वर्बर इफेक्ट, ठीक है। A very high rate of glycolysis followed by the lactic acid fermentation even in the presence of the oxygen and fully functioning mitochondria is known as the एरोबिक ग्लाइकोलिसिस और वर्बर इफेक्ट। मतलब कि बहुत ज़्यादा ग्लाइकोलिसिस होता है, उसके बाद लैक्टिक एसिड बनता है। कब? यदि वहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया भी है, ऑक्सीजन भी है, लेकिन उसके बाद भी अगर ग्लाइकोलिसिस हो रहा है और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हो रही है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं एरोबिक ग्लाइकोलिसिस और वर्बर इफेक्ट। Therefore, a high rate of glucose uptake is required to meet increased energy needs to support the rapid tumor progression। अब हमने ये भी देखा है कि अगर वहाँ पर एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं है, फर्मेंटेशन होती है, तो ज़्यादा ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि एरोबिक में तो एक ग्लूकोज से ही 32 ATP बन जाते हैं, लेकिन एनारोबिक में यानी कि फर्मेंटेशन में हमें एक ग्लूकोज से केवल 2 ही ATP मिलते हैं, तो रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए ज़्यादा ग्लूकोज लेना पड़ता है। ऐसा ही कुछ फिनोमिना देखने को मिला है कैंसर सेल के अंदर। कैंसर सेल क्या करते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया होते हुए भी, ऑक्सीजन होते हुए भी वो लगातार ग्लाइकोलिसिस कर रहे होते हैं, उसे बोलते हैं एरोबिक ग्लाइकोलिसिस। इसीलिए उनको ज़्यादा ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट होती है, ग्लूकोज का अपटेक बढ़ जाता है ताकि जितनी भी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल किया जा सके। इट इज़ ऑब्जर्व इन द कैंसर सेल, ये कैंसर सेल के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। अब आपके लिए मेरे पास एक क्वेश्चन है, आपको बताना है कि ऐसा क्यों है, कैंसर सेल ऐसा क्यों करते हैं कि उनके पास माइटोकॉन्ड्रिया भी है, ऑक्सीजन भी है, लेकिन फिर भी वो लगातार ग्लाइकोलिसिस ही करते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन क्यों नहीं करते हैं? इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए है। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन फर्मेंटेशन हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम बढ़ रहे हैं अपने सेकंड टॉपिक पर। आज का जो सेकंड टॉपिक है दैट इज मेटाबॉलिक फेट ऑफ प्रोटीन एंड फैट। तो ग्लूकोज का तो हमने देख लिया क्या होता है, ग्लूकोज से ग्लाइकोलिसिस होता है, पायरुवेट बनता है, लिंक रिएक्शन होता है, टीसीए साइकिल होता है, ईटीसी होता है। अगर एनारोबिक है यानी फर्मेंटेशन है तो लैक्टिक एसिड बनता है, अल्कोहल बनता है। लेकिन व्हाट अबाउट फैट और प्रोटीन और फिर ऑर्गेनिक एसिड, उनका क्या होता है, वो किस तरीके से ब्रेक डाउन होते हैं? तो यहाँ पर देखिएगा द सिंपल शुगर आर कैटाबोलाइज ड्यूरिंग द ग्लाइकोलिसिस। जो सिंपल शुगर होती हैं जैसे ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, वो सब कैसे मेटाबोलाइज होंगी? ग्लाइकोलिसिस से। यहीं पर देखिएगा जो फैटी एसिड होते हैं फ्रॉम फैट, जो फैट से फैटी एसिड बनता है, जो फैट होते हैं वो ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड से बनते हैं। वो जो फैटी एसिड है उनका क्या होता है, फैटी एसिड कनेक्ट विद ग्लूकोज कैटाबोलिज्म थ्रू द एसिटाइल कोएंजाइम ए। ये जो फैटी एसिड होती हैं वो एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हो जाती हैं, उसके बाद फिर वो पाथवे में मूव कर जाती हैं। अमाइनो एसिड फ्रॉम द प्रोटीन कनेक्ट विद ग्लूकोज कैटाबोलिज्म थ्रू द पायरुवेट में भी एंट्री कर सकते हैं, एसिटाइल कोएंजाइम ए में भी कर सकते हैं, और वो सिट्रिक एसिड साइकिल में भी जा सकते हैं, ठीक है। चलिए डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। ये है हमारे पास एक बेहतरीन सा डायग्राम जिसमें सारी चीज़ें कनेक्ट की गई हैं। प्रोटीन जो है ब्रेक डाउन होता है अमाइनो एसिड में, अमाइनो एसिड से वो बन भी जाता है। कार्बोहाइड्रेट ब्रेक डाउन होते हैं मोनोसेक्राइड में, मोनोसेक्राइड से वो बनते भी हैं। फैट जो है बनते हैं फैटी एसिड से, और फिर फैटी एसिड से वो फैट भी बन जाते हैं और फैट ब्रेक डाउन भी होते हैं फैटी एसिड में। चलो ठीक है। यहाँ पर जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो कन्वर्ट होते हैं मोनोसेक्राइड्स में, फिर वो बनाते हैं पायरुवेट, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। अमाइनो एसिड की बात करते हैं तो वो पायरुवेट में भी मूव कर सकते हैं, मतलब वो पायरुवेट में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। अमाइनो एसिड एसिटाइल कोएंजाइम ए में भी कन्वर्ट हो सकते हैं, और उसके बाद सीधा वो क्रेब्स साइकिल में मूव कर जाते हैं इस तरीके से। ऐसे ही ग्लाइकोलिसिस में तो हमने देखा ही है, पायरुवेट बनता है, उससे बनता है फिर एसिटाइल कोएंजाइम ए, फिर वो टीसीए साइकिल में मूव करता है। अगर बात करें फैट की तो वो कन्वर्ट होते हैं फैटी एसिड में, और ये फैटी एसिड जाकर कन्वर्ट हो जाते हैं एसिटाइल कोएंजाइम ए में, और फिर वो इस पाथवे में मूव कर जाते हैं, फिर जहाँ से एटीपी बनती है। तो एक कंपाउंड ऐसा है जो बिल्कुल कॉमन है तीनों के कैटाबोलिज्म के लिए, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैटी एसिड। वो क्या है? एसिटाइल कोएंजाइम ए। अगर क्वेश्चन आ जाए कि उस कंपाउंड का नाम बताओ जो तीनों सबस्ट्रेट के लिए, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट, इन तीनों के कैटाबोलिज्म में फॉर्म होता है, वो केवल एसिटाइल कोएंजाइम ए है जो तीनों के ब्रेक डाउन में फॉर्म होता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं ये डायग्राम। और
प्रोटीन जो है एसेंशियल अमाइनो एसिड से बना होता है और नॉन एसेंशियल से बना होता है। कार्बोहाइड्रेट जो है सुक्रोज से हैं, स्टार्च से हैं। सुक्रोज कन्वर्ट होता है आगे जाकर फ्रक्टोज में और ग्लूकोज में, स्टार्च ग्लूकोज से बना होता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। उसके बाद फ्रक्टोज हो या फिर ग्लूकोज हो, दोनों ग्लाइकोलिसिस करके पायरुवेट बनाते हैं। फिर पायरुवेट बनता है एसिटाइल कोएंजाइम ए में, फिर ये मूव कर जाता है हमारे TCA साइकिल में और फिर वहाँ एनर्जी और CO2 बनता है। ये तो मेटाबॉलिज्म है या फिर कैटाबॉलिज्म है कार्बोहाइड्रेट्स का। फैट के साथ में क्या होता है, फैट्स जो होते हैं वो कन्वर्ट होते हैं फैटी एसिड में, और ये जो फैटी एसिड हैं फर्दर ये ब्रेक डाउन हो जाते हैं एसिटाइल कोएंजाइम ए में। यहीं पर इथाइल अल्कोहल भी होता है, मतलब कि जो हम यूज़ करते हैं जैसे ग्लिसरॉल वगैरह है, उनको भी ब्रेक डाउन करके एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट कर दिया जाता है, फिर वो इस पाथवे में मूव कर जाते हैं। यहीं पर अगर बात करें प्रोटीन की, तो प्रोटीन जो है नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड जो हैं वो जाकर के ब्रेक डाउन होते हैं पायरुवेट में, और वो जाकर के यहाँ एसिटाइल कोएंजाइम ए में भी हो सकते हैं और वो सीधा इस TCA साइकिल में भी मूव कर सकते हैं। तो ये है मेटाबॉलिक फेट ऑफ प्रोटीन, फैट एंड ग्लूकोज। चलिए, आई होप यहाँ तक चीज़ें समझ आ गई हैं। अब हमारा आज का लास्ट टॉपिक दैट इज रेस्पिरेटरी क्वोशेंट। ये क्या होता है? द रेस्पिरेटरी क्वोशेंट, इसी को हम रेस्पिरेटरी रेशो भी बोलते हैं, इज डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज ओवर द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन। मतलब रेस्पिरेशन में हमें कितना ऑक्सीजन देना पड़ा है और हमें कितने CO2 मिले हैं, उनका जो रेशो है उसे बोलते हैं रेस्पिरेटरी क्वोशेंट, यानी कि RQ। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, कितना CO2 फॉर्म हुआ है उसको ऊपर रखेंगे, कितना O2 उसने लिया है उसको हम नीचे रखेंगे। मतलब RQ क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ CO2 एंड वॉल्यूम ऑफ O2 हमने कितना दिया है, दिस इज कॉल्ड RQ। किसी भी सबस्ट्रेट का आप RQ निकाल सकते हैं कि CO2 कितना देना पड़ा है, कितना मिला है, O2 कितना देना पड़ा है, उससे हम निकाल सकते हैं रेस्पिरेटरी क्वोशेंट। जो RQ होता है वो डिपेंड करता है अपॉन द नेचर ऑफ द रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, मतलब वो कार्बोहाइड्रेट है या प्रोटीन है या फैट है या फिर एसिड है, उनमें से कौन सा है उस पर ही डिपेंड करता है उनका RQ क्या होगा। ठीक है, तो RQ क्या होता है, रेशियो ऑफ CO2 फॉर्मेशन अपॉन O2 कंजप्शन। ठीक है, कितना O2 यूज किया गया है। ओके, चलिए देख लेते हैं रेस्पिरेटरी क्वोशेंट फॉर द कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के लिए कितना होता है, तो हमने पढ़ा है ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है, देखिए रिएक्शन क्या है, C6H12O6। हमें कितने O2 देने होते हैं, इसमें 6 O2 देने होते हैं, फिर हमें मिलते हैं 6 CO2 मिलता है प्लस 12 H2O मिलता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ हमें 6 CO2 मिले हैं, मतलब अगर मैं RQ निकालना चाहूँ तो ऊपर आएगा 6 CO2 और मैंने कितने ऑक्सीजन दिए हैं, 6 ही दिए हैं, 6 O2। तो RQ वैल्यू जो है कार्बोहाइड्रेट के लिए वो 1 हो जाती है। RQ वैल्यू फॉर कार्बोहाइड्रेट इज 1 होती है, जितना O2 देना है उतना ही हमें CO2 मिलता है। ओके, बात कर लेते हैं फैट की और प्रोटीन की। तो RQ फॉर द प्रोटीन इज अप्रोक्सीमेटली 0.8 और फॉर द फैट इज अप्रोक्सीमेटली 0.7। मतलब कार्बोहाइड्रेट का होता है 1 और फैट का और प्रोटीन का होता है लेस देन 1। लेस देन 1 वैल्यू कब आएगी, जब हम O2 तो रखेंगे ज़्यादा और ये रखेंगे कम। देखो ये क्या है, इन्वर्स में है, अगर हमने ये वाला फैक्टर ज़्यादा कर दिया है तो ये कम हो जाएगा, अगर हमने ये कम कर दिया है तो ये ज़्यादा हो जाएगा। तो RQ क्या हुआ है, लेस देन 1 हुआ है, मतलब हमने O2 का जो अमाउंट है वो बढ़ाया है। तो फैट और प्रोटीन को रेस्पायर करने के लिए हमें ज़्यादा O2 देनी पड़ती है, उसके कंपैरिजन में हमें कम CO2 मिलता है, इसीलिए उनकी जो रेशो है वो 1 से कम हो जाती है। जैसे आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, ये दिया हुआ है एक ट्राईपाल्मिटिन के लिए, ये एक फैटी एसिड है, फैट का दिया गया है। इस फैटी एसिड में हमें देने पड़ते हैं 145 O2 के मॉलिक्यूल हमें देने पड़ते हैं इस मॉलिक्यूल को रेस्पायर करने के लिए, और हमें वहाँ 102 CO2 मिलते हैं, हमें वहाँ 102 CO2 मिलते हैं। तो ऊपर रखेंगे 102, नीचे रखेंगे 145, तो ये 0.7 हो जाएगा। तो यहाँ पर O2 का जो अमाउंट है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू CO2, तो इसलिए लेस देन 1 आता है इसका वैल्यू। ठीक है, तो फैट के लिए और प्रोटीन के लिए दोनों में ही लेस देन 1 होता है, मतलब O2 का जो अमाउंट है वो ज़्यादा है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं
RQ फॉर द ऑर्गेनिक एसिड, जैसे कि एग्जांपल है मैलिक एसिड जो है उसके लिए बात करते हैं। तो मैलिक एसिड का फॉर्मूला होता है C4H6O5, उसमें हमें 3 मॉलिक्यूल ऑफ O2 देने पड़ते हैं और हमें 4 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 मिलते हैं, ठीक है। तो जो RQ है वो क्या हो जाएगा, 4 ऊपर और 3 नीचे, दैट विल बी 1.33, मतलब ये मोर देन 1। तो देखिएगा कार्बोहाइड्रेट का 1 है, आगे लिख भी लेते हैं। जो RQ है कार्बोहाइड्रेट का वो 1 होता है, फैट का प्रोटीन का लेस देन 1 होता है और ऑर्गेनिक एसिड का मोर देन 1 होता है। आपको याद रखना है RQ फॉर कार्बोहाइड्रेट इज 1, लेस देन 1 होता है फैट और प्रोटीन में, मोर देन 1 होता है इन ऑर्गेनिक एसिड में। यहाँ पर नंबर ऑफ O2 कंजप्शन इज सेम एज CO2 इवॉल्व, यहाँ जितना हमने O2 दिया है उतने ही हमें CO2 मिलते हैं, इसीलिए वैल्यू 1 आती है। लेकिन यहाँ पर जो O2 कंजम्पशन है उसका नंबर ज़्यादा होता है, मोर देन CO2, इसीलिए लेस देन 1 है। यहाँ मोर देन O2 मतलब O2 क्या है, मोर देन CO2 है, तो लेस देन 1 इसकी वैल्यू है। यहाँ आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ O2 कंजम्पशन इज लेस देन CO2 इवॉल्व, मतलब यहाँ हमें कम O2 देने पड़ते हैं, ज़्यादा CO2 मिलता है, तो इसका जो वैल्यू है वो मोर देन 1 होता है, ठीक है। तो ये है RQ। तो आई होप यहाँ तक आपको सारी बातें समझ आ गई हैं। इस लेक्चर के साथ में ही हमने रेस्पिरेशन को कंप्लीट कर लिया है, साथ साथ बायोकेमिस्ट्री में हमें जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक करने थे वो भी हमने कर लिए हैं। तो आज की इस वीडियो के बाद हम बायोकेमिस्ट्री का टॉपिक नहीं करेंगे, इस सीरीज़ के अंदर हम सेल बायोलॉजी को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और जो क्वेश्चन मैंने आपसे अभी पूछा है इस वीडियो में कैंसर सेल को लेकर, वो आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। और आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी, चीज़ें समझ आई होंगी। अगर आई हैं तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।